स्वागत है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस, जिसमें हमने चैप्टर 1 में जाना कि हमारे आसपास सभी मौजूद चीजें जिनका कोई स्पेस है, ऑक्यूपाई करती हैं वो स्पेस, और उनका कुछ मास है, उन सभी को हम क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। फिर हमने जाना कि सभी मैटर जो है हमारे पास आसपास जो मौजूद हैं, ये बने हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के, जिनको हमने चैप्टर 3 में क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। तो यहां से हमें ये पता चला कि हमारे आसपास सभी चीजें जो मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स की बनी है, जो कि एटम्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। और जब ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर वो एक ही एलिमेंट के एटम हो। लेकिन अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम्स हो तो वो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल तो बनाते हैं, पर उस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। और इसी तरह हमारे आसपास सभी चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ डिफरेंट हमारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं, है ना। अब यहां से हमें ये तो क्लियर हुआ कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस बने वो डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होने की वजह से बने। लेकिन ऐसा क्या है इन एटम्स में जो ये एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। भाई अगर ये सेम होते तो सेम सब्सटेंसेस बनाते, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस बन रहे हैं हर बार, है ना। डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट हमारे सब्सटेंसेस बन रहे हैं हर बार। तो ऐसा क्या है इन एटम्स में जो ये एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। जैसा कि हमारे जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो हमारे एटम्स है वो इंडिविजिबल हैं, और ये सभी जो एटम्स हमारे एलिमेंट्स के वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक एलिमेंट के एटम तो आपस में एक जैसे होंगे सारे, लेकिन जो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है वो एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहां से अब सवाल उठना शुरू हुए कि ऐसा क्या है इन सभी एटम्स के अंदर जो ये एक दूसरे से डिफरेंट है। और इन्हीं सवालों से हम बढ़े अपनी अगली डिस्कवरीज की ओर, जिसमें कि सबसे पहले हमारे आए ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने 1886 में एक्सपेरिमेंट किए। और उन एक्सपेरिमेंट के बारे में खैर आप आगे जानोगे 11th क्लास में साइंस साइड में, केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन फिलहाल हम वहां से एक कंक्लूसिव पॉइंट हम उठा के देख सकते हैं कि हमारा 1886 में ई गोल्डस्टीन ने क्या बताया कि हमारे जो कैनाल रेज निकलती हैं एक सभी एटम्स में से, मतलब जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके अंदर से कोई पॉजिटिव रेडिएशंस निकलती हैं, और उन पॉजिटिव रेडिएशंस को उन्होंने क्या नाम दिया? कैनाल रेज नाम दे दिया। क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने क्या किया? डिस्कवर की प्रेजेंस, मतलब उन्होंने देखा कि वहां पर क्या मौजूद है? न्यू रेडिएशंस मौजूद है। किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब वो ये मैं बता रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट जो है किया उन्होंने ट्यूब का, जिसको हम कहते हैं कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पढ़ेंगे 11th क्लास में। फिलहाल हमें वहां से क्या पता चला कि उनके अंदर एक न्यू रेडिएशंस पाई गई, जिसको उसने नाम क्या दे दिया? कैनाल रेज नाम दे दिया। और ये जो कैनाल रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी, है ना। मतलब इनके ऊपर चार्ज मौजूद था, और कैसा चार्ज मौजूद था? पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, है ना। कैसा चार्ज मौजूद था? पॉजिटिव चार्ज मौजूद था इन रेडिएशंस के ऊपर, जिनको ये कहा गया, जिनकी वजह से पता चला कि हमारे जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल नहीं है। जैसे कि जॉन डाल्टन ने कहा ना कि एटम्स क्या इंडिविजिबल है, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर जो हमारे रेडिएशंस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एटम्स थे उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल जरूर मौजूद है जिनकी वजह से क्या निकल रही है वहां से? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस निकल रही है ना। भाई चार्ज रेडिएशन तभी तो निकलेगी जब एटम्स में से या किसी सब्सटेंस में से, कंपाउंड में से, जब वहां पर क्या मौजूद हो? पॉजिटिवली चार्ज मौजूद हो, है ना। कोई पार्टिकल ऐसा मौजूद हो जिस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो वहीं से हमें पता चला कि एटम्स क्या है? डिविजिबल है, और एटम्स के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह देते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से, इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे जो है जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए, और उन्होंने 1897 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, जिनकी वजह से उन्हें यह पता चला कि जो हमारे एटम्स होते हैं, है ना, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं हमारे, वो जो हमारे एटम्स हैं उनके अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, है ना। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें पता चला कि इन एटम्स के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, सभी मैटर में जो हमारे मौजूद हैं पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, इनके अंदर भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना कि
हमारे सभी आसपास मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने हैं, जिनको नाम दिया गया एटम। इन एटम्स के अंदर भी और स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो स्मॉल पार्टिकल्स जो मौजूद है उनमें से एक को ढूंढा किन्होंने? हमारे जे थॉमसन ने ढूंढा। और क्या नाम दिया उसको? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब उन एटम्स के अंदर भी और छोटे, वो जो छोटे पार्टिकल है मैटर के छोटे पार्टिकल्स एटम, उनके अंदर भी और छोटे पार्टिकल है, जिनमें से एक को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इनको रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं? इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से, और ई के ऊपर लगा देते हैं नेगेटिव का सिंबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इसके बाद हमारे आए कौन? रदरफोर्ड भाई साहब आए। और ये जो हमारे रदरफोर्ड जी आए, ये जो हमारे साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, इन्होंने भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने देखा, इस इंफॉर्मेशन का इन्होंने फायदा उठा लिया। ये जो हमारे ई गोल्डस्टीन थे ना, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस निकल रही हैं हमारी सब्सटेंसेस में से, जिनको उन्होंने कहा कि ये इन जिनसे उन्हें ये पता चला कि कहीं ना कहीं एटम्स के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है। इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके हमारे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया किसको? एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि इस एटम के अंदर एक और छोटा कोई पार्टिकल मौजूद है, जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन नाम दे दिया। और ये जो हमारा प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो अब हमारे एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए? एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब एटम एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि सभी मैटर्स से मिल, जो भी सभी मैटर्स में मौजूद है, और सभी मैटर इसी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, एटम से। उस एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जिनमें ऐसे एक का पता चला इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और एक का पता चला प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई और इनके ऊपर स्टडी की गई, तो स्टडी के बाद ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब जो हमारे एटम का मास होता है ना, मतलब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा ना कि सभी हमारे मैटर्स का कुछ ना कुछ मास है, और ये मैटर बने हैं हमारे कुछ स्मॉल पार्टिकल से, तो इन स्मॉल पार्टिकल्स का भी कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा एटॉमिक मास, है ना, एटम से मिलकर बने मैटर, मैटर का मास है तो इन एटम का भी मास होगा। तो अगर ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैटर बने हैं एटम से और मैटर का मास है तो एटम का भी मास है, और अगर एटम का मास है और एटम बने हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तभी तो एटम का कुछ मास है। इन सब के, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मिलाकर के बना होगा एटम का मास। तो ये कह रहा कि जो इन एटम का जो मास है उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, इलेक्ट्रॉन का मास, किसका मास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है? ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। और उसकी क्या वैल्यू पता चली बाद में? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31, मतलब 9.1 को डिवाइड कर दो 10 की पावर 31 से, वो जो निकलकर मास आएगा पॉइंट में बहुत ज्यादा छोटा कम मास, वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ठीक है, तो इतना कम मास है कि हमने उसको क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान लिया। लेकिन जो प्रोटॉन का मास जब पता लगाया गया तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास था इसका 2000 टाइम्स, मतलब 2000 गुना मास किसका है? प्रोटॉन का है। यानी कि जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना देखा गया? इलेक्ट्रॉन के मास के 2000 टाइम्स देखा गया। और ये कितना पता चला? कितना मास है एक प्रोटॉन के अंदर? एक प्रोटॉन के अंदर मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो देखो कितना फर्क आ गया, मतलब 1.67 को 10 की पावर 27 से डिवाइड कर दो, तब जो मास आएगा वो प्रोटॉन का मास आएगा। हालांकि ये भी बहुत कम है देखने में, है ना, 10 की पावर माइनस में 27, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उससे लगभग 2000 गुना ज्यादा मास है। इसलिए हमने माना कि ये माना कि जो एटम के अंदर जो मास है वो प्रोटॉन का मास है। और इसके अलावा एक और हमारा पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और उसका जो मास है वो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, और उसके मास को और प्रोटॉन के मास को मिलाया गया, और तब पता चला कि जो एटम का मास है वो इन दोनों के मास को मिला के बनता है। ठीक है, वो खैर हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या जाना कि जो हमारे एटम थे जिनको अब तक कहा जा रहा था कि इनडिविजिबल है, ये इनडिविजिबल नहीं है, और इनके अंदर बहुत छोटे छोटे और पार्टिकल्स मौजूद है एटम्स के अंदर, जो कि खुद एक छोटा सा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, जो हमें दिखता भी नहीं है ना। उनके अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद है, जिनको क्या कहा गया? जिनमें से अभी दो की डिस्कवरी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन और एक
प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, नेग्लिजिबल, जो कि माना गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, जो कि 2000 टाइम्स है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास के। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि देखो जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए और ये पता चला कि एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है ना। इससे पहले हमने जान लिया कि हमारे पास आसपास सभी चीजें जो मैटर हैं, इनकी हर किसी की कुछ ना कुछ शेप और साइज है ना, और इनकी जो हर किसी के कुछ ना कुछ शेप और साइज है, ये उन एटम्स की वजह से है। तो एटम जो हमारे एटम्स के वजह से इनका क्या बन रहा है, इन सभी मैटर का एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो ये कह रहा कि अब अगर एटम के अंदर भी और हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो वो उनकी वजह से भी क्या बन रहा होगा, एटम का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो यहां से सवाल उठा कि जो हमारा एटम है उसके अंदर अगर हमारे ये स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद है, तो उनका एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। और यहीं से हमारी आगे जो स्टडी आती है, जो हम आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, और चैप्टर नंबर है 4, साइंस का क्लास 9th का चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहीं से हमारा क्या आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया कि किस तरीके के हमारे एटम का क्या होता होगा, स्ट्रक्चर होता होगा, जिस पर आगे अभी हम पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे आसपास सभी मैटर एटम से बने हैं, और इन एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनकी वजह से ये जानना जरूरी हो गया कि इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं हमारे, वो आते रहे और अपनी अपनी राय देते गए कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। इन्होंने अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर उसके बाद जो है सबने अपना अपना एक मॉडल तैयार दिया करके कि एटम जो है कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जो कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। और सबके मॉडल्स जो है ज्यादातर के करके फेल होते गए, सब में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिली, लेकिन एक की कमी की मदद से और दूसरे एक्सपेरिमेंट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने जो है अपना मॉडल तैयार कर दिया। जैसे कि सबसे पहले आए हमारे कौन, थॉमसन। सबसे पहले हमारे जे थॉमसन ने जो है एक मॉडल बताया कि जो एटम है हमारा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे सभी मैटर बने हैं, और जिसके अंदर, जिस एटम के अंदर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि उसने कंपेयर कर दिया एटम के स्ट्रक्चर को हमारे क्रिसमस पडिंग से। क्रिसमस पडिंग मान लो कोई भी हमारा, जैसे फ्रूट केक होते हैं, या कोई भी हमारा ये केक्स जो होते हैं हमारे छोटे छोटे जो आते हैं, जिनके ऊपर हमारी चेरी रखी रहती है ना, आपने खाए भी होंगे, देखे भी होंगे। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने जो है हमारा स्ट्रक्चर बता दिया एटम का, कि जो हमारा पडिंग है जिसके ऊपर चेरी रखी रहती है, ड्राई फ्रूट्स रखे रहते हैं, तो उन्होंने कंपेयर कर दिया इसको एटम के स्ट्रक्चर से। और क्या बोला कि जो हमारी स्फेरिकल एक हमारी पडिंग है, इसके अंदर जो भी पूरा का पूरा वो स्फेरिकल पार्ट है, वो तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, हमारा जो पूरा का पूरा स्फेयर है, उसको कह दिया कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ये चेरी रखी हुई है, या फिर ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं ऊपर उसके अंदर, वो क्या कह दिया गया, उन्होंने कह दिया गया कि ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने जे थॉमसन साहब ने कहा कि जो हमारा एटम है उसके अंदर उसको कंपेयर जब कर दिया उन्होंने क्रिसमस पडिंग से, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम के अंदर जो है एम्बेडेड हैं हमारे। जैसे कि उन्होंने इसको हम और किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि वाटरमेलन आप सभी ने खाया होगा, उसके अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, और रेड कलर के पार्ट के अंदर जो बीज होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, वो उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं ना, उसके अंदर गड़े हुए रहते हैं, जिनको हम निकाल निकाल के खाते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता होगा कि जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, वो उसके अंदर गड़े हुए हैं, वो उसके अंदर मौजूद है। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके आगे और अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट देखने को मिले,
उन रिजल्ट से ये पता लगा कि ये जो है जो बात थॉमसन जी ने कही है ये ऐसा नहीं है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद सब साइंटिस्ट ने जो है एक एक करके अपने अपने और स्ट्रक्चर देने शुरू किए, वो खैर देखेंगे बाद में। फिलहाल थॉमसन की बात करते हैं वापिस से, कि जो थॉमसन जी है हमारे, उन्होंने क्या किया, वाटर मैनल से भी कंपेयर कर दिया इसको, कि जो हमारा रेड पार्ट है हमारा, वो तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और उसके अंदर जो उसके सीड्स है वो हो गए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने अपने क्या दिए, थॉमसन ने प्रपोज किए अपने कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स, 2 पॉइंट, जिनमें उन्होंने पहले पॉइंट में क्या कहा, जो हमारा एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव है चार्ज पार्टिकल है वो तो स्फीयर है पूरा का पूरा, एक है ना, जो हमारा एटम है वो पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेप में, जिसमें जो पूरा स्फीयर है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, वहीं उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके उस स्फीयर के अंदर गड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद ये कह रहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब ये इन्होंने ऐसा कहा कि जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और उन चार्ज का भी तो एक कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा, एक वैल्यू रही होगी। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक मैथमेटिकल वैल्यू, कि इस इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है और इस प्रोटॉन पर इतना चार्ज है। तो ये हमें पता चला बाद में भी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उन पर चार्ज सेम रहता है, उनका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या बराबर है, बस अपोजिट इन साइन है, कि प्रोटॉन में तो पॉजिटिव होता है वही चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में वही सेम चार्ज रहता है पर नेगेटिव रहता है। तो इन्होंने ये वाली बात तो सही कह दी कि जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जिस वजह से जो हमारा एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। लेकिन जो इन्होंने ये वाली बात कह दी ना कि एक स्फीयर है हमारा पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, वो आगे चल के जो है फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद जो थॉमसन के बाद हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने तो ये अपनी एक अजम्पशन दे दी, एक थ्योरी दे दी कि इस तरीके से जो है कुछ एटम का स्ट्रक्चर होता होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो इन्होंने कहा कि ये कुछ इस तरीके से का एटम का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है हमारा, ये पूरा का पूरा स्फीयर क्या हो गया, हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इसके अंदर ये हमारे जो हो गए, इसके अंदर ये एम्बेडेड हो गए हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इस तरीके से बोला कि ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और इसके अंदर ये जो हमारे रेड डॉट डॉट मैंने बनाए हैं ये क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, नेगेटिव पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। और वहीं जो हमारा का पूरा पूरा क्या है, स्फीयर है, ये पूरा का पूरा स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये पॉजिटिव क्या है, हमारे प्रोटॉन्स है, जबकि जो स्ट्रक्चर है इनका ये आगे चल के फेल हो गया। ठीक है, कैसे, जो हमारे जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले, उन रिजल्ट से पता लगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रिजल्ट्स ना आते जो हमें आगे एक्सपेरिमेंट में देखने को मिले, जो कि हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए कि आगे जो है किस तरीके से आगे अलग साइंटिस्ट आते गए। जैसे कि इसके आगे हमें जो है बोहर का भी एक मॉडल पढ़ना है एटम का लास्ट में, तो अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, थ्योरीज के बेसिस पर जो है अपना एक मॉडल तैयार किया एटम का, जो हम जानेंगे अगली वीडियो में।